एक्सप्रेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रश्न गौरी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा और दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि इस मुकाबले का जो महारथी होगा वो ही राज्य में राज करेगा। मतलब ये सत्ता का संग्राम है और ऐसे में हर दल अपने मंगल के लिए महा एक्शन मोड में है। तो वही आज हम आपको लेकर चलेंगे जौरा विधानसभा क्षेत्र में, जहां मुकाबला बेहद ही दिलचस्प नजर आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जौरा का जोर। मध्य प्रदेश की जौरा वो सीट है जहां बीजेपी को आजादी के बाद से लेकर अब तक सिर्फ एक मर्तबा सफलता हाथ लगी। 2013 में यहां बीजेपी ने अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता, लेकिन 5 साल बाद यानी कि ठीक 2018 में उसे फिर हार का मुंह देखना पड़ा। पिछली बार बनवारी लाल शर्मा ने तो कांग्रेस को 15,000 मतों से विजय दिलाई, लेकिन उनका निधन होने की वजह से जौरा में अब उपचुनाव होने जा रहा है। मुकाबले में बीजेपी से वही प्रत्याशी मैदान में है जो साल 2018 का चुनाव हार गए थे। पिछली मर्तबा बीजेपी तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने उपचुनाव में नए प्रत्याशी के रूप में पंकज उपाध्याय पर भरोसा जताया है, तो वहीं बीएसपी से सोनेराम कुशवाहा ताल ठोक रहे हैं। जौरा की जंग पर चर्चा की शुरुआत करें, आइए उससे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। मुरैना वो जिला है जहां की सभी 6 सीटों पर कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में बाजी मारी थी, लेकिन अब जिले की 5 सीटों पर उपचुनाव होना है। जिले की जौरा एकमात्र ऐसी सीट है जहां कांग्रेस विधायक बनवारी लाल शर्मा के निधन की वजह से उपचुनाव हो रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी ने अपने 2018 वाले प्रत्याशी यानी सूबेदार सिंह को फिर मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में सूबेदार सिंह तीसरे पायदान पर थे। वहीं 2018 का चुनाव करीब 15,000 मतों से जीतने वाली कांग्रेस ने पंकज उपाध्याय को मैदान में उतारा है, जबकि बसपा ने सोनेराम कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया। बहुजन समाज पार्टी के उपचुनाव लड़ने से जौरा की जंग त्रिकोणीय मानी जा रही है। इस सीट पर 1998 से लेकर अब तक का चुनावी इतिहास देखें तो यहां कोई भी पार्टी लगातार 2 बार जीत हासिल नहीं कर सकी। 1998 से लेकर 2018 तक कांग्रेस और बसपा ने 2-2 बार चुनाव जीता, जबकि बीजेपी को सिर्फ एक बार सफलता मिली। 2013 में बीजेपी के टिकट से सूबेदार सिंह ने चुनाव जीता था। देखा जाए तो इस सीट पर अब तक सबसे कमजोर बीजेपी रही है। हालांकि तब और अब के हालातों में काफी अंतर है। जौरा सीट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ ब्राह्मण, धाकड़, क्षत्रिय और कुशवाहा समुदाय हर चुनाव में निर्णायक स्थिति में रहता है। इसके अलावा मुस्लिम वोट यहाँ काफी प्रभावशाली हैं। बात अगर समस्याओं की करें तो विधानसभा क्षेत्र में इनकी कमी नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई सुधार नहीं हुआ। स्कूलों में शिक्षकों की कमी जस की तस बनी हुई है। ग्रामीण इलाकों में सड़कें बदहाल हैं। उद्योग धंधे नहीं होने पर बेरोजगारी का आलम है। यहाँ शुगर मिल बीते 10 साल से बंद पड़ी है। कुआरी नदी से डैम बनाकर पानी लाने की योजना 2015 और 16 से लगातार कागजों में ही दौड़ रही है। जगह जगह अतिक्रमण है। इसके अलावा अपराधों में लगातार इजाफा हो रहा है। अब ऐसी सूरत में जौरा विधानसभा क्षेत्र के करीब 2.25 लाख मतदाता किस दल के प्रत्याशी को अपना माननीय चुनते हैं, देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें और एक बेहद ही खास पैनल इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गया है। ये तारुफ आपका करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन विकास बोंडिया जी जुड़ गए हैं। बोंडिया साहब, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जितेंद्र मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मिश्रा जी, सबसे पहले आपका ही रुख करूंगी। ज्यादातर इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा है और उसके अलावा बीएसपी इस सीट पर काबिज रही है। इन दोनों ही टर्म में अगर हम देखें तो इस विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई सुधार नहीं। लंबे वक्त तक दिग्विजय सिंह 10 साल तक मुख्यमंत्री रहते हैं। स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। ग्रामीण इलाकों में सड़कें बदहाल है। उद्योग धंधे नहीं होने पर बेरोजगारी अपने चरम पर है। क्यों ना सवाल आपसे किया जाए कि क्यों इस क्षेत्र को छोड़ दिया गया? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि दिग्विजय सिंह जी का शासनकाल 10 साल का था। ये जो विकास अभी आपको जौरा में दिख रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत विकास उस समय का है। रहा सवाल अगर विकास में कोई कमी रह गई थी तो हम 10 साल सरकार से बाहर रहे।
अब सवाल 15 सालों की सरकार से उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए। निश्चित तौर पर जौरा विधानसभा ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं किया। आप ये देखिए, लगातार 15 सालों से सरकार में रहे और आपका चैनल जो रिपोर्ट लेकर आया है, जो सर्वे करके आया है, उसने बताया कि क्वारी नदी से पानी की व्यवस्था आज 15 सालों में ये सरकार नहीं कर पाई। पीने के पेयजल की बात कर रहा हूं मैं। अगर ये 15 साल आप सरकार में रहने के बाद पानी की पेयजल, शुद्ध पेयजल नहीं उपलब्ध करा पाते, जो कि मूलभूत सुविधा है, तो आप सरकार चलाने का ढोंग करते हैं, सरकार नहीं चलाते। एक चीज अभी आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग, भूमाफियाओं ने जौरा में अतिक्रमण कर रखा है, आपने दिखाया। आपने कोई गलत तो नहीं दिखाया, सही दिखाया। ये है हकीकत भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं लगातार अच्छी अच्छी जमीनों पे। हमारी लड़ाई यही तो थी कि भूमाफिया से लड़ाई करेंगे, और आपने देखा कि भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हमने की, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने भूमाफियाओं के साथ गलबैया करके और हमारी सरकार को गिराने की साजिश रखी। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण इस भूमाफियाओं पर कार्रवाई था। अब आप ये बताइए, 15 सालों से आप सरकार में हैं, 15 सालों में आपको जौरा की याद नहीं आई? 15 सालों में आप तो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में विकास के पंख लग गए। आज मैं बात कर रहा हूं जो इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया जौरा को लेकर के, मुझे तो बड़ा हास्य का अनुभूति हो रही है कि विधानसभा में बड़ा हिस्सा अटल एक्सप्रेस से जोड़ेंगे। आप सड़कों का निर्माण नहीं कर पाए। सिविल हॉस्पिटल जौरा में बनाएंगे 15 सालों में। हम वही तो कहते थे, स्वास्थ्य की सुविधाएं गड़बड़, शिक्षा व्यवस्था गड़बड़, स्कूल नहीं और स्कूल है तो शिक्षक नहीं, और कहीं अगर अस्पताल है तो वहां डॉक्टर नर्स नहीं है। अब आपको याद आ रही है कि जौरा में एक अस्पताल का निर्माण किया जाना। 15 सालों में आपको याद नहीं आई? चुनाव सर पे सरकार बचाने की जुगत में आपने जो मर्जी आ रही वो घोषणा कर रहे। देखिए, जनता आज समझदार है। हर नौजवान बनाने की जुगत में आप लोग हर नौजवान बनाई सरकार, हम 15 साल से सरकार में नहीं रहे। जो हम सरकार में रहे उसका हम आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं। वही कह रही हूँ, वो तो बनाने की जुगत आज रस्त जी, आज सवाल ये उठता है कि 15 सालों से आप सरकार में और आप झूठी घोषणा फिर कर रहे हो। मैंने आपको शर्म नहीं आ रही? आप जिसके वजह से सरकार से बाहर हुए, झूठे विकास के वादे के, झूठे विकास के नारे के आधार पे, फिर आप वही लेके आ गए। आज हर नौजवान के हाथ में इंटरनेट है, हर आदमी को 1 मिनट में गूगल करके सारी जानकारी मिल जाती है। इतना झूठ बोला आप लोगों ने, इतना झूठ बोला। ये आरोप जितेंद्र जी और कांग्रेस पार्टी का, मेरा नहीं है, स्पष्ट कर रही हूँ। इतना झूठ बोला कि 73 साल हो गए आजादी को, और 1 या 2 बार ही बामुश्किल भारतीय जनता पार्टी वहां पे मतलब कामयाबी हासिल कर पाई। क्यों? इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं कि हम क्यों बहुत बार नहीं जीत पाए, लेकिन इस बार हम जीत रहे हैं, ये डेफिनेट है। हमें एक अच्छा राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता का वहाँ पे नेतृत्व मिला है। सब हमारे साथ में जुड़ के लोग जीत रहे हैं। अब देखेंगे कि बसपा भी ट्रांसफर हो रही, बसपा के कैसे लोग तो मायावती तो कह रही है ना, जरूरत पड़ने पे बीजेपी को समर्थन देंगे, इसलिए मतलब मन में तो लड्डू फूट ही रहा होगा आप लोगों के भी। लड्डू फूटने का विषय नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में रह के उनके इच्छा अनुसार काम कर रहे हैं, तो यकीनन कि सब चीजें सकारात्मक हमारे लिए भी होंगी और जनता के लिए भी होंगी। मैं जो बात कह रहा हूँ, देखिए भौतिक विकास, पानी की, अगर सिविल अस्पताल हम बनाने का प्रण ले रहे हैं तो जितेंद्र जी को बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि अस्पताल, अरे भैया आप बताइए ना, सिविल अस्पताल कितनी नगर परिषदों स्तर के कस्बों में है सिविल अस्पताल बन रहा है, कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बन रहा है नया जो हम बनाने की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जल आवर्धन योजनाएं पहुंचाने की समूल रूप से, केलारा हो, जौरा हो, जो ऐसी नगर परिषदें जहां आपका प्रभाव रहा, जहां आपके प्रभाव के तहत अतिक्रमण, लोकल अतिक्रमण हटाना नगर परिषदों के मसले का मसला है, लेकिन आप तो बंदर बाट में लगे रहे। और यही बातें वहां जौरा में भी आ रही हैं। जौरा में जब सचिन पायलट आपके मंच पे आए थे तो कहां कुछ बोल पाए, और जौरा ही वो धरती है जहां आप जिनको राष्ट्र संत कहते हो उनसे कमीना शब्द कहलवाते हो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए। तो ये तो हालत है, ये तो बौखलाहट है। ये बौखलाहट जब जौरा में मंच से आपके दिख रही है तो फिर बाकी कहने की क्या बात है। आप कहते हो विकास की बातें हमसे मत पूछिए, हम तो हाल में 13, 14, 15 महीने ही रहे। अरे साहब, तो हम तो आपसे एक ही बात पूछते हैं, जनता को, महिलाओं को, छात्रों को और शहरिया जाति समुदाय की महिलाओं को विशेष करके जिन्हें पोषण आहार के लिए सरकार द्वारा कुछ रुपए मिल जाते थे, कुछ मदद मिल जाती थी, उनको बंद करने में आपका क्या इंटरेस्ट था? उनको क्यों बंद किया आपने? सवाल ये है कि 15 महीने में आप बहुत बड़ा
काम वहां नहीं कर सकते थे, चलिए मैं मान लेता हूं, लेकिन उस काम का इंटेंशन तो शो कर सकते थे, उसके लिए कोई योजना बनाने का काम कर सकते थे। लोगों के, वहां के लोगों को अगर उनकी सरसों खराब हो रही थी, उनकी फसल खराब हो रही थी, तो उसकी सहायता राशि, बीमा का भुगतान तो करवा सकते थे, लेकिन वो भी नहीं किया। आपने तो प्रीमियम तक जमा नहीं करवाया था वहां के लोगों के जिस तरह से 15 महीने में इन्होंने कुछ नहीं किया, तो 15 साल में आपने भी नहीं, हमने तो किया ना, हमने वहां सड़कें बनाई, बिजली बनाई, अगर बिजली की और बेहतर व्यवस्था के लिए सब स्टेशन चाहिए तो वो हम बना देंगे। केंद्र सरकार का जो डेलीगेशन आया था, उसने जो रिपोर्ट सबमिट की, उसमें भी गड़बड़ झाला था, तो उसका भी फायदा उस वक्त 15 महीने के कार्यकाल में जितने भी किसान भाई बहन थे उनको नहीं मिल पाया। पकड़ेगा वो अग्रवाल साहब, इनके जिला उपाध्यक्ष थे, इंदौर उज्जैन के, मऊ के, कहाँ के थे वो। ठीक है, हम जान लेते हैं कि जौरा के जो कैंडिडेट्स हैं उनका क्या कुछ कहना है, फिर चर्चा की शुरुआत यहीं से करेंगे। 15 साल और 15 माह का जो कार्यकाल रहा माननीय कमलनाथ जी का और शिवराज सरकार का, 2018 के वर्ष में जब चुनाव हुए थे, जब जनता ने विचार कर लिया था कि ये सरकार हमको उखाड़ के फेंकनी है, साफ मैंडेट दिया था जनता ने कि शिवराज सरकार अब नहीं चलेगी और कांग्रेस को बहुमत देकर सरकार वापस बनी थी। बहुत अच्छी हमारी 15 महीने सरकार चली, लेकिन जो षड्यंत्र रचा गया वो छुपा नहीं है मध्य प्रदेश की जनता से, और हमारे 25 विधायकों को खरीद कर सरकार गिरा दी गई और लोकतंत्र की और संविधान की खुलेआम हत्या की गई, जो मध्य प्रदेश की जनता सहन नहीं करेगी। और आने वाले 3 नवंबर को जो वोटिंग होगी और 10 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा, जब देखिएगा, निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ जी वापस कांग्रेस सरकार स्थापित करेंगे और पूरी 5 साल हमारी सरकार वापस चलेगी। मैंने लगातार मैं यूथ के साथ ही काम कर रहा हूँ, मैं यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा, और जो युवा हैं मेरे साथ में हैं, यह भी एक बीजेपी के डर के कारण है। मैं उनके लिए एक स्पोर्ट्स एकेडमी की कल्पना कर रहा हूँ। एक ऐसी स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई जाएगी जिसमें हमारे युवा जो तैयारी करने के चाहते रखते हैं, उनके लिए हम यहाँ पर पूरी व्यवस्था करेंगे, ट्रैक का निर्माण करेंगे, दौड़ने के लिए, मैराथन की, लंबी कूद की, जो जो आवश्यकता लगती है भर्ती देखने के लिए, और 2 महीने का केयर कोर्स, 2 से 3 महीने का, कि जो इसमें निकल जाए फिजिकल में, वो कम से कम रिटर्न पे ही पास हो सके। देखो, ये चंबल का क्षेत्र है, एक बार गलती हो गई, एक बार वो कांग्रेस ने उनको गुमराह कर दिया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जो काम किया उन्होंने, उसकी जनता पूरी तरह से प्रशंसा करती है और जनता के लिए कुर्बानी दी है कि आपके साथ जो वायदे किए थे उन्होंने नहीं निभाए। हम इस कारण से इस कमलनाथ की सरकार को पद से अलग करते हैं और जनता की कई समर्थन किया है। किसानों को गुमराह कर दिया, आपके हम 2 लाख रुपए के कर्ज माफ करेंगे, कर्जा माफ किया नहीं, किसानों ने भरा नहीं, बेचारा ओवरड्यू हो गया, उसको जो 0% का लाभ मिलता था वो भी उनको नहीं मिल रहा। मेरा तो पहला वादा यही है कि मैं तो जनता मुझे बनाती है तो उसके साथ खड़ा रह के उसकी हर बात का सपोर्ट करूंगा, ये मैं जनता को भरोसा दे रहा हूँ। चाहे वो शुगर फैक्ट्री हो, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे वो सड़क हो, जो जनता की धारणा होगी उसमें मेरी धारणा शामिल होगी। बोंदे जी, सूबेदार जी, किस बात पे कैसे भरोसा किया जाए कि जनता को जब जरूरत होगी मैं खड़ा रहूंगा, उनके समक्ष रहूंगा? भाई, जब जनता को जब जरूरत रहती है तब तो होटल खेलते हैं, टूरिज्म स्टार्ट हो जाता है, कैसे जनता यकीन कर ले इस बात पे? ऐसा विषय नहीं है। देखिए, वो जो मामला था मार्च का, उसे किसने खींचने का प्रयास किया? कमलनाथ जी ने किया। अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए वो प्रदेश की जनता को प्रताड़ित करते रहे। नहीं तो जब इनके मंत्रियों ने, विधायकों ने इस्तीफे दे दिए थे, कमलनाथ जी क्या कोई ऐसा रेफरेंडम करवाया गया था जनता के द्वारा? कोई ऐसा रेफरेंडम मिला था कि जनता वाकई में इतनी प्रताड़ित हो गई है कि उसे इस कोरोना काल में जब लोगों को रोजगार की जरूरत है तब बीच में ही उपचुनाव हो जाए प्रदेश में? ऐसा कोई रेफरेंडम आप लोगों को मिला था, जनता के बीच में करवाया गया था? देखिए, ये तो विधायकों का मामला रहता है, विधायक अपने जनता की नब्ज को टटोल के रखते हैं। हालांकि जौरा में तो ये मामला नहीं बना, वहां तो देहांत हो गया था, इस वजह से वहां पे चुनाव हो रहे हैं। लेकिन बाकी प्रदेश में जो विधायकों ने इस्तीफे दिए तो वो अब उस भ्रष्ट सरकार को, निकम्मी सरकार को, मरणासत सरकार को आगे तक ढोने के पक्ष में नहीं थे और वो जनता से इस बात के फीड ले रहे थे, तब तो उन्होंने एक कदम उठाया। नहीं तो सोचिए ना आप, बड़ी बेसिक बात है, कोई भी व्यक्ति अपने राजनीतिक सामाजिक जीवन में क्या उस पार्टी को, उस घर को छोड़ के बाहर निकलने का
हिम्मत कर सकता है अगर उसे ऐसा फीडबैक ना मिल रहा हो कि हाँ भाई इस पार्टी में अब रहना नुकसानदायक है, प्रदेश के लिए भी, मेरे लिए व्यक्तिगत भी और यहाँ की जनता के लिए भी। बड़ा सोच समझ के लोग निर्णय लेते हैं। पता नहीं राजनेता क्या सोच समझ के निर्णय ले लेते हैं और जनता को कहते हैं ना कि एक तो बुंदेलखंडी में कहा, देखिए जनता को क्या फायदा हुआ दर्शक जी, जनता को क्या फायदा हुआ मैं बताऊं ना, जो बीमे का पैसा, जो बीमे का पैसा, बीमा उनका अधिकार बनता था, बीमा का क्लेम प्राप्त करना, वो नहीं मिल रहा था 1.5-2 साल से, वो मिल गया ना उन्हें, वो मिल गया ना। 2 साल का बीमे का पैसा आप लोगों ने नहीं दिया, उसके लिए बीजेपी को 0% का ब्याज, फसल ब्याज, मेरा ये कहना है वो उनको सुविधा नहीं मिल रही थी। बहुत बढ़िया सवाल आपकी तरफ से आया है कि क्या कारण था कि सरकार गिराना था। आपने बेंगलोर में पूरे भर कोरोना में आपने ले जा करके पूरे के पूरे मंत्रियों को खरीद करके और बेंगलोर में शिफ्ट कर दिया। मंत्री के पिता को मंत्री से मिलने नहीं दिया गया, मंत्री के पुत्र को मंत्री से मिलने नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से नेता उस हवाई जहाज में बैठ के गए। अब आप ये कह रहे हैं विधायकों का अंदरूनी मामला, सीधा का सीधा खरीद फरोख्त का मामला। ठीक है, आपने जो भी किया था, आपने जो भी किया था उससे मतलब नहीं है, आपने उनके साथ पैसे का लेन देन किया था, हमें मंजूर है, लेकिन कम से कम इस कोरोना काल को छोड़ देते, एक व्यवस्था सामान्य हो जाती, फिर सरकार गिराएगा। लेकिन ये है जिस दिन से सरकार बनी, देखिए सरकार इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा, जिस दिन से सरकार बनी उस दिन से आपकी आंखों में चुभने लगी, इसलिए कि भूमाफियाओं पर कार्रवाई हो रही है। देखिए रश्मि, सीधा सा मैं बात को खत्म कर रहा हूँ, भूमाफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, जो कि आपके द्वारा संरक्षित किया गया मिलावट के खिलाफ युद्ध अगर चलेगा तो निश्चित तौर पर कालाबाजारी करने वाले, मिलावट करने वाले आपके शासनकाल में पनप रहे लोग थे। दूसरी चीज, इसके अलावा आप करते थे धर्म पर राजनीति, धर्म पर राजनीति करते थे, लेकिन जब महाकाल मंदिर को पैसे देने का नंबर कांग्रेस की सरकार ने जीर्णोद्धार के नाम पर पैसा दिया, गाय के लिए गौशाला का निर्माण किया, तब जाके आपको लगा यार ये सरकार अगर चल गई तो कहीं हमारी जीवन देखने के लिए तो यहाँ हर कोई तैयार है। जनता जनार्दन सब सोच रही है, सब समझ रही है, 10 तारीख को इसका भी फैसला कर देगी। क्या कुछ कहना है क्षेत्र की मतदाताओं का, आइए एक बार सुन लेते हैं। चुनाव कैसे देखते हैं, किसका पल्ला भारी है इस बार? इस बार 2000 तो एक तो लोकल के व्यक्ति हैं, दूसरी बात बीजेपी की लहर है और चार वर्ग का कोई प्रत्याशी नहीं है धाकड़ समाज, इसलिए धाकड़ वोट उनको सपोर्ट कर रहा है। केवल एक वोट से चुनाव नहीं जीता जा सकता, ये बात मैं मानता हूं, पर एक वोट एक व्यक्ति के पीछे, एक नेता के पीछे जातिगत आधार पर लोग तो बहुत रहते हैं। आप मानते हैं जातिगत ऑल इंडिया पर सन जहाँ हर जगह है, कहाँ नहीं है। बिहार ले लो, आपकी जोरा विधानसभा, आज जोरा विधानसभा विकास तो रहता ही है, विकास में कोई भी अपना काम दिखा नहीं पाया। वो नहीं जीतेंगे बीजेपी वाले। अच्छा क्यों? उनसे आदमी क्या है रुष्ट हो गया है कि देखा दिख जाते हैं पैसे लेके, मतलब जो दूसरी पार्टी में चले गए, इसलिए उससे आदमी संतोष नहीं है उन लोगों से। अच्छा जो बिगड़ा दे लोग कोई भरोसा दे नहीं, क्या आप दोनों जो प्रवक्ता है वो सुन रहे हैं, जनता जनार्दन क्या कह रही है, मतलब कैसे चलेगा ऐसे? बोलिए जी बहुत संक्षेप में। नहीं, हम विश्वास दिलाते हैं, हमने जोरा के घोषणा पत्र के साथ में आए, वहाँ के भौतिक विकास के साथ में आए, प्रदेश की सामाजिक और हितग्राहियों के बेहतर के लिए उनको सहायता पहुंचाने के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, बच्चे, बूढ़े, महिलाओं, किसान के लिए, तो उसके मार्फत हम जोरा की जनता की सेवा करेंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं और इसलिए जनता में दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। नहीं देखो, सबसे बड़ी चीज तो भारतीय जनता पार्टी की रेपुटेशन जो है वो आज खराब है। भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता जो जीवन भर से लगा है, जिसने अपना बहुत सारा समय भारतीय जनता पार्टी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बाहर के लोगों को टिकट देती है, तो पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना है कि कार्यकर्ताओं को किसी भी दिन गिरवी रख दिया जाता है सौदे के चक्कर में। और आज मध्य प्रदेश में आपने देखा
दूसरी चीज ये है कि विकास के नाम पे आप एक मॉडल प्रस्तुत नहीं कर पाए। अगर विकास के नाम पे आपने कुछ किया होता तो आज आपको विकास घोषणा पत्र और संकल्प पत्र नहीं लाना पड़ता, आपको अपनी योजनाएं बताना पड़ता कि देखिए जोरा यहाँ से शुरू किया था, यहाँ जाकर के हम खड़े। आज आप कहने की स्थिति में नहीं, इसलिए आप चुनाव को विकास से हटा करके दूसरी चीजों पर ले जा रहे हैं। आप दोनों से ही पूछेंगे कि हाटपिपलिया को लेके और हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र को लेके आप दोनों के पास क्या रोड मैप है, जहां बीजेपी से मैदान में मनोज चौधरी हैं जबकि कांग्रेस ने राजवीर सिंह बघेल पर दांव लगाया है। यहाँ भी मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही नजर आ रहा है। तो चलिए हाटपिपलिया के सियासी समीकरण को समझने की शुरुआत यहीं से करते हैं कि कौन होगा हाटपिपलिया का हीरो। सामान्य सीट हाटपिपलिया के उपचुनाव में कांग्रेस के बागी मनोज चौधरी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जबकि कांग्रेस ने रणवीर सिंह बघेल को मौका दिया है। वैसे यहां पिछले 3 दशक में हुए 6 चुनावों में मुकाबला बराबरी का रहा है। भाजपा और कांग्रेस ने 3-3 मरतबा यहां पर जीत को दर्ज किया है। सिर्फ दीपक जोशी ऐसे नेता हैं जो लगातार 2 मरतबा विधायक रहे। बहरहाल बराबरी के इस मुकाबले में इस मरतबा परिणाम आखिर क्या आएंगे, इस पर सभी की नजर है। हाटपिपलिया का हीरो कौन होगा, चलिए इसे लेकर चर्चा की शुरुआत करें। इससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। हाटपिपलिया के उपचुनाव में दोनों प्रमुख दल जीत हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी से मैदान में दल बदल करने वाले मनोज चौधरी, जबकि कांग्रेस ने राजवीर सिंह बघेल पर दांव लगाया है। वहीं बसपा से मैदान में राजेश नागर है। हालांकि यहाँ असली मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। करीब 1,90,000 मतदाताओं वाली इस सीट पर बीते 3 चुनाव में बीजेपी कांग्रेस पर भारी है। 2008-2013 में चुनाव में यहाँ दीपक जोशी ने बीजेपी को जीत दिलाई थी। 2008 में दीपक जोशी ने कांग्रेस के राजेंद्र सिंह को दिलचस्प मुकाबले में महज 220 वोटों से हराया था, जबकि 2013 में दीपक जोशी ने कांग्रेस के राजेंद्र सिंह को करीब 6,000 मतों से हार का स्वाद चखाया। वहीं 2018 में कांग्रेस के मनोज चौधरी ने करीब 13,500 मतों के अंतर से दीपक जोशी को हराया। हाटपिपलिया का जातीय समीकरण बहुत ही अलग है। यहाँ 22% लोग अनुसूचित जाति और 7% अनुसूचित जनजाति के हैं, जबकि 11% मुस्लिम और 60% में बाकी सब पिछड़ा और सामान्य है। इस विधानसभा क्षेत्र में हरिजन समाज के मतदाता सबसे अधिक है। वहीं राजपूत वोटर्स भी बड़ी संख्या में है। जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूरी के बाद भी इस विधानसभा के नए विकसित क्षेत्रों में सड़क पानी की समस्या है। कई जगह पर सड़कें खस्ता हाल है। गर्मियों में लोगों को पानी खरीदना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाओं में क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। शिक्षा में कोई खास सुधार नहीं हुआ। उद्योग धंधे नहीं होने पर बेरोजगारी है। शराब और भूमाफियाओं से क्षेत्र अब तक मुक्त नहीं हो सका है। अब इन सबके बीच हाटपिपलिया की जनता किसे अपना हीरो चुनती है, असल रोमांच इसे लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। उपचुनाव के घमासान को लेकर दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशियों का क्या कुछ कहना है, आइए जल्दी से सुन लेते हैं। कांग्रेस में रहते विधायक पद पर रहते हुए जिन समस्याओं का हम समाधान नहीं कर पाए थे, उन्हें समस्याओं के समाधान के लिए 6 माह से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कई समस्याओं का समाधान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी द्वारा स्वीकृतियाँ प्रदान की गई है। उन्हीं बातों को लेकर हम जनता के बीच में रहते हैं कि किसानों के खेत पर कैसे पानी पहुंच सके, इसके लिए हमने मांग की थी और उसमें हाटपिपलिया विधानसभा सहित जिले की अन्य विधानसभा के किसानों के लिए भी लगभग 2500 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदान की गई है। शीघ्र उसका काम शुरू होगा। अभी मूलभूत समस्याएं जितनी हैं उनका समाधान किया जाएगा और उसके बाद जब क्षेत्र विकसित होगा और निश्चित रूप से आगे इस पर भी काम होगा। आपके सामने कांग्रेस के नए अनुभवी प्रत्याशी हैं, क्योंकि आपको पिछले चुनाव में जीतने का अनुभव है, क्या आपकी चुनाव की जीत आसानी मिल पाएगी? नए नहीं, बहुत पुराने हैं और वो हाटपिपलिया में जो है कांग्रेस के नाम से लड़ते हैं और सोनकच में कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं। तो अनुभव तो उनको दोनों ही तरह का है, लेकिन जनता जो चाहती है
वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही चाहती है। 12 साल से नलों में पानी नहीं आया है। सड़कों की हालत आप खुद देख रहे हैं, गाड़ियां चल नहीं सकती हैं। तो 15 साल से लोगों की ये मांग थी, जब कांग्रेस की सरकार बनी और मनोज चौधरी जी यहाँ से विधायक चुने गए, कमलनाथ जी के पास ये जब बात पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले प्रमुखता से हाटिफलिया से शापड़ा से लेके नेवरी फाटा तक मार्ग वो स्वीकृत करा और उसके बाद टिगरिया से लेके केलोद तक वो दोनों प्रमुख सड़कें दोनों मंजूर करी। जितेंद्र जी, क्या आप लोग आश्वस्त हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने राजवीर सिंह बघेल को टिकट दिया है, चुनाव जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद वो आपकी ही पार्टी में रहेंगे, ऐसा तो नहीं कि कहीं वो बीजेपी में चले जाएं? राजवीर सिंह बघेल का एक इतिहास रहा है। उनके पिता राजेंद्र सिंह बघेल पुराने कांग्रेसी रहे हैं। वो मनोज चौधरी जैसे डीएनए के लोग नहीं हैं। मनोज चौधरी को टिकट देके हमने अपनी गलती को स्वीकार किया है। अब आप देखिए मनोज चौधरी अभी क्या स्वीकार कर रहे हैं कि हाट पिपलिया में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। किसका फेलियर है? उसने कहा ना आपके कैंडिडेट ने 15 सालों में अगर आप मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए, सरकार के नाम पे आपने शोषण किया जनता का, ये आपके कैंडिडेट कह रहा है। 2500 करोड़ रुपए का जुनून आपने फिर पकड़ा दिया कि किसानों को खेत में पानी पहुंचाएंगे। 15 साल तक किसान का बेटा मुख्यमंत्री और किसान के खेत में पानी नहीं। इससे बड़ा झूठा कौन सी सरकार होगी, आप मुझे ये बताइए। आपका प्रत्याशी कह रहा है, निश्चित तौर पर अथेंटिक कह रहा होगा। हमारा प्रत्याशी कहता हम नहीं मानते आपकी बात। एक चीज। दूसरी चीज, आप ये बताइए कि कोई नेशनल हाईवे की जोड़ने की नहीं, जो आप फिर से एक नया शिगुफा लेकर आए हाट पिपलिया के नाम पे। नर्मदा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की सुविधा देंगे। 15 सालों तक क्या करते रहे? 113 गांव के लोगों को पानी पहुंचाने के लिए नलजल परियोजना लाएंगे। 15 साल आप सोते रहे। 15 साल में हाट पिपलिया का पानी पहुंचाने की अगर बात हो रही है तो मध्य प्रदेश को विकास के पंख लगे। आपकी बात झूठी थी। देवगढ़ से बढ़िया मांडू मार्ग, काली सिंध नदी पे पुल का निर्माण, रफ्टे निर्माण की बात कर रहे हो आप। पुल के निर्माण की छोड़ दीजिए, रफ्टे निर्माण की बात कर रहे हो। मतलब आप ये बताइए कि 15 सालों में आपका विकास आईना दिखा रहा है। आपका संकल्प। एक मिनट, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। चापड़ा नेवड़ी से 17 करोड़ रुपए का जो कमलनाथ जी ने भूमि पूजन किया था, जिसका निर्माण कार्य चालू हो गया था, उसको आपने बंद करा दिया। अब आप एक नई चीज लेके आए, उस निर्माण कार्य को चालू किया जाएगा क्योंकि उसके साथ कांग्रेस का नाम जोड़ा था। पीडब्ल्यूडी की 12 सड़कों का भूमि पूजन शर्म आना चाहिए इस सरकार को। रस्के जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। 15 सालों की सरकार 12 छोटी छोटी सड़कों का निर्माण आज कर रही है। क्या करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं? पूछ लेते हैं विकास जी। यहाँ तो डिटोरिएशन हो रहा है, भाई पुलों का निर्माण होना चाहिए था, रफ्ता निर्माण की बात आपके कैंडिडेट कर रहे हैं। दीपक जोशी जी की नाराजगी खत्म हो गई है क्या? दीपक जोशी जी वहाँ मनोज चौधरी जी के पक्ष में धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए पहुंच गए थे 2 बार। हाँ, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नाराजगी भी जाहिर कर दी। देखिए, नाराजगी अपनी चर्चाएं, अपने संगठनात्मक क्या वहाँ पे किया जा सकता है और हाट पिपलिया का उन्हें अनुभव है तो उसकी बात भी करी हो तो कोई गुरेज नहीं है। आगे की संगठनात्मक चर्चा भी हो सकती है। उसका मुझे लगता है कि इस चुनावी मामले में दीपक जोशी जी का जो एफर्ट चुनाव प्रचार के मामले में, हम उससे बहुत संतुष्ट हैं और बहुत मददगार सिद्ध होगा वो मनोज चौधरी जी के लिए। हाँ, वो राजवीर जी कहाँ सोनकट से क्या चुनाव लड़वाए थे कांग्रेस के खिलाफ, ये नहीं बता पाए जितेंद्र भाई। खैर एनीवे, कांग्रेस का मामला है। मैं ये कहने चाह रहा हूँ कि देखिए, इरिगेशन का जो बात है, न केवल हाट पिपलिया क्षेत्र के लिए बल्कि पूरी नर्मदा पट्टी के लिए हम एक मॉडल एग्जाम्पल खड़ा करना जा रहे हैं, जो साधारण सरफेस इरिगेशन नहीं है, ये माइक्रो इरिगेशन है। आपके जैसे जितेंद्र भाई, भोपाल, इंदौर, बड़े शहरों में जैसे पाइप से घर में पानी आता है, ऐसे खेत में पाइप से पानी आएगा। बस आप वॉल को ऑन करिए और आपका जो सपने दिखाए, यही सपने नहीं, इस स्टेज पर हम लाए हैं। आप समझते हैं पानी आ रहा है खेत को, ये वैसा मामला नहीं है। अब यथार्थ में कभी पहुंचे ही नहीं। असल में दिक्कत ये है ना, आपके साथ ये कैसे नहीं पहुंचे, कलाकार सोच नहीं पाए थे कि नर्मदा का पानी शिप्रा पे जा सकता है। आपके क्या मुझे माफ करिएगा, सुन लीजिए। आप जिसको आज ख्वाबी पुलाव कह रहे हैं या आप जिसको आज सब्जबाग कह रहे हैं, वही आप। अरे बात ही आपने वो की, आप ये कह रहे हो कि नर्मदा शिप्रा के मामले में कहते थे, हमने वहां से शुरुआत करी, करके दिखा दिया इस प्रदेश की जनता को। आज उस टेक्नोलॉजी के उपयोग की खेतों तक डिमांड है, हम उसको भी पूरा करेंगे। अगर हाट पिपलिया क्षेत्र के 113
छोटे गांव में भी हम जल आवर्धन योजना संपूर्ण करना चाहते हैं तो आपको दिक्कत लगती है? आप बताइए ना, छिंदवाड़ा के छिंदवाड़ा, एक मिनट, छिंदवाड़ा में तो छिंदवाड़ा के विकास का मॉडल बताने की गाँव में है जरूरत नहीं है विकास की। छिंदवाड़ा में एक एक खेत में पानी पहुंच चुका है, आप जाकर के देख सकते हैं। आपकी बात करने का तरीका ये होता है कि सारा विकास छिंदवाड़ा पहुंचा। आप कहते थे, हम कहते थे आप छिंदवाड़ा से हट लोगों के घरों पे पानी घुस जाता है। उसी तरह से सीहोर का भी विकास हो गया है, जहाँ पे किसानों को बिजली का झटका लग रहा है। आप दोनों हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। बोंदिया जी आपका भी बहुत शुक्रिया, जितेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ सत्ता का संग्राम में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।